नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस हादसा, 40 यात्री घायल। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयास जारी, मुख्यमंत्री शिंदे का कहना। G20 शेरपा सम्मेलन का अंतिम दिन, डेलीगेट्स ने कुंभलगढ़ और रणकपुर का किया भ्रमण। शराबबंदी का अभियान जारी रहेगा, उमा भारती का दावा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बुधवार आधी रात बाद करीब 3 बजे बस हादसे में 40 यात्री घायल हो गए। इनमें से 10 की हालत नाजुक है। सभी घायलों को मुल्ताई, आमला और बैतूल के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक ये बस भोपाल से छिंदवाड़ा की और जा रही थी। ये हादसा मुल्ताई बैतूल हाईवे पर ससुंदरा के पास हुआ। एक ट्रक बस की सीधी टक्कर से हाहाकार मच गया। बताया गया है कि ट्रक गलत दिशा आकर सीधे बस से भिड़ता हुआ डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। सूचना पर जिले से संजीवनी 108 गाड़ियां पहुंची एवं घायलों को अस्पताल ले गई। घायलों में बस ड्राइवर भोपाल निवासी अनीस की हालत ज्यादा गंभीर है। उनके पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। बस में सवार प्रकाश पुत्र रूपलाल निवास डहुआ, निधि पुत्री कल्याण राणा समेत और अन्य लोग भी थे और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी इस घटना के। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा, ये आज साफ हो जाएगा। दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तस्वीर बहुत हद तक दोपहर तक साफ हो जाएगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और देश की एक लोकसभा सीट के अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। कुछ जगह पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम खुलेगी। सुबह 9 बजे तक पहला साफ रुझान आने की संभावना जताई गई है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीट है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 35 है। अभी यहाँ भाजपा की सरकार है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा चुकी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही एक लोकसभा उपचुनाव और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा भी आज आएगा। इनमें से उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर सारे देश की नजर गड़ी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली विधानसभा सीट, उड़ीसा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट का परिणाम भी घोषित होने वाला है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब एक और आकर्षण जुड़ गया है। संग्रहालय में बुधवार से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हो गई है। बुधवार को संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अर्जुन मेघवाल ने इसकी शुरुआत की है। आधे घंटे के लाइट एंड साउंड शो में भारत के अंतरिक्ष तक जाने के खूबसूरत सफर को रोचक अंदाज में दिखाया गया है। इस मौके पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से हम देश के अंतरिक्ष में जाने और इस क्षेत्र में नित नए कदम रखने की उपलब्धियों को दुनिया के साथ हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारे आने वाले पीढ़ी को अंतरिक्ष और वैज्ञानिक क्षेत्रों में जाने की प्रेरणा देगी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम हर शाम को 6:30 बजे होगा। इसकी टिकट संग्रहालय की टिकट के साथ ही ली जा सकेगी। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में अंतरिक्ष तक जाने के सफर की कहानी को अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सुनाया है। फरवरी में एक और आधे घंटे का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें आजादी के गुमनाम वीरांगनाओं की कहानियां शामिल होंगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदियां बुधवार को तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। इससे दिल्ली में एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होते हुए 304 दर्ज किया गया है। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 की पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। यानी अब राजधानी में निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा सकेगा। आयोग ने साफ किया है कि अभी ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के नियम लागू रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 4 दिसंबर को वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में जाने से राजधानी में ग्रेप 3 की पाबंदियां लगा दी गई थी। तब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया था, लेकिन पिछले 2 दिन से प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार आने के बाद ग्रेप 3 की पाबंदियां हटा ली गई है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में मंगलवार शाम को खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय तन्मय को बाहर निकालने के लिए पिछले 28 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बोरवेल में करीब 38 फीट की गहराई पर फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बेस एवं एसपी शिमला प्रसाद रेस्क्यू कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार रात भर के बाद राहत एवं बचाव अभियान बुधवार को दिन भर जारी रहा। खबर लिखे जाने तक बोरवेल के समांतर करीब 45 फीट की खुदाई कर ली गई है। इसके बाद करीब 3 फीट गहराई का गड्ढा खोदा जा रहा है। जमीन में नीचे की सतह पर कठोर चट्टान आ जाने के कारण खुदाई करने में काफी मुश्किलें आ रही है। हादसा मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुआ था। ग्राम मांडवी निवासी सुनील साहू का 6 साल का बेटा तन्मय दूसरे बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। इसी दौरान वो पड़ोसी के बोरवेल में गिर गया। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और अठनेर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। करीब 28 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास जारी है।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बुधवार को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमित शाह इस मामले में कारगर कदम उठाने वाले हैं। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के बीच माहौल सुधारने का आश्वासन दिया है। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा कर सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाइयों को होने वाली परेशानियां बताई है। साथ ही मराठी वासियों को सुरक्षित रखने की बात की है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बम्बई के साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो नागरिक वहां जा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो चिंतित है और बातचीत कर रहे हैं। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तोड़फोड़ करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य में किसी भी मराठी भाषी को कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात का ख्याल रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। शिंदे ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक दोनों राज्यों में कानूनी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि दोनों राज्यों के नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। शिंदे ने उम्मीद जताई कि इस मामले का कोई उचित समाधान निकलेगा। राजधानी गुवाहाटी के सरनिया हिल्स स्थित गांधी मंडप में पहली बार बुधवार को साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक कुर्सियों और मेजों की जगह पट्टी पर बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 400 शहीद परिवारों को नौकरी और 6000 शिक्षकों की भर्ती करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक सचिवालय के बाहर अब तक कई जिलों में आयोजित की जा चुकी है, लेकिन गांधी मंडप में मंत्रिमंडल की बैठक के अलग मयान देखे जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहाँ अपने असम दौरे के दौरान विश्राम किया था, जिसके चलते उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। यहाँ पर गांधी जी की एक विशाल आदमक प्रतिमा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद 700 रुपए देने का फैसला लिया गया। सरकार अग्रणी सेवा सुविधा के बदले ये अनुदान प्रदान करेगी। मंत्रिमंडलीय बैठक के निर्णय से 400 से अधिक शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। 1985 के बाद से असम पुलिस के शहीद परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी। हालांकि ऐसे परिवारों से संबंधित लोग जिन्हें पहले से ही नौकरी मिल चुकी है उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। मैत्री योजना के तहत 523 करोड़ रुपए के निवेश से 162 पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। पलासबाड़ी पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल पर सभी पुलिस परिवारों को समायोजित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। G20 शेरपा सम्मेलन के अंतिम दिन विभिन्न देशों से आए शेरपा और अन्य डेलीगेट्स ने राजस्थान के प्रख्यात कुंभलगढ़ दुर्ग और रनकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया। बुधवार को प्रातः उदय विलास से प्रस्थान कर विभिन्न देशों से आए शेरपा और अन्य डेलीगेट्स कुंभलगढ़ पहुंचे। इस दौरान जनजातीय सहरिया नृत्य का प्रदर्शन कर डेलीगेट्स का स्वागत किया, तो विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। विदेशी मेहमानों को इसके पश्चात दुर्ग स्थित शिव मंदिर के दर्शन करा। माथे पर चंदन का तिलक भी लगाया गया। इसके बाद दल कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया, जिससे इस दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी तक पैदल चलकर पहुंचे। सभी ने दुर्ग की बनावट और स्थापत्य कला की खूब सराहना की। विदेशी अतिथियों को बताया गया कि ये विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है।
तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ से दल रनकपुर जैन मंदिर पहुंचा। यहाँ पुजारी ने उन्हें पूरे मंदिर का भ्रमण कराया, यहाँ की स्थापत्य कला और निर्माण की जानकारी दी। डेलीगेट्स ने यहाँ पर कई फोटो क्लिक किए और यहाँ के विमोहन स्थापत्य कला की सराहना की। जैन मंदिर के नक्शाही युक्त विशाल पाषाण स्तंभों और आकर्षण कलाकृतियों को देखकर विदेशी मेहमानों ने भारत के प्राचीनतम कला कौशल को विश्व भर में अद्भुत माना। वीडियो से बात करते हुए अलग अलग शेरपा ने भारत के अपने अनुभव साझा किए और इन अनुभवों को लाजवाब बताया। इस दौरान उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना, एसपी विकास शर्मा, आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शोपिया जिले के बाथो इलाके में बुधवार रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार जिले के बाथो इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके में मिलकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने पास आता देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गए। इस मुठभेड़ में अभी तक किसी भी आतंकी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिल पाई। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। दहिसर इलाके में पुलिस ने बुधवार को 4.5 लाख रुपए के मादक पदार्थ सहित विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाइजीरिया के नागरिक एनसुदे चोम्बिबिया इम्बेसी के पास से 44 ग्राम वजन हेरोइन बरामद किए हैं। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4,40,000 रुपए है। पुलिस के अनुसार दहिसल इलाके में लिंक रोड के पास मंगलवार को देर रात एमएचडी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम गश्त लगा रही थी। उसे समय आरोपित हरकतें संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने जब आरोपितों को रोकना चाहा तो उनसे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास हेरोइन पाई गई। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और उससे गहन पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपित यहाँ किसी को मादक पदार्थ की डिलीवरी देने आया था। मामले की गहन छानबीन जारी है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती बुधवार को अल्प प्रवास पर धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचकर मां महामाया और भैरव बाबा मंदिर के दर्शन कर देश की खुशहाली मांगी। पत्रकारों से औपचारिक चर्चा करते हुए उमा भारती जी ने शराबबंदी के अभियान को आगे भी जारी रखने और इसकी लड़ाई लड़ने की बात कही। उमा भारती सड़क मार्ग से अमरकंटक से सीधे रतनपुर पहुंची थी। पहले सिद्ध शक्ति पीठ मां महामाया मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा कर माता के दर्शन किए। इसके बाद भैरव बाबा मंदिर पहुंची वो। मंदिर दर्शन के बाद उमा भारती वापस अमरकंटक के लिए रवाना हो गई। उमा भारती कुछ समय से अमरकंटक क्षेत्र में है। यहाँ से मां महामाया के दर्शन के लिए वो धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंची थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को यानी कि आज 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान वे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम देहरादून में ही करेंगी। वे यहाँ द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर यानी कि आज गुरुवार को देहरादून पहुंचने के बाद सबसे पहले राजभवन जाएंगी। राजभवन में ही राष्ट्रपति प्रदेश सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में बनाए गए 200 बेड के अस्पताल और काशीपुर के ग्रामीण हाट का लोकार्पण करेंगी। साथ ही चंपावत, हल्द्वानी और रुद्रपुर के जिला अस्पतालों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी वो करेंगी। कल यानी कि बुधवार को राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की पिथौरागढ़ में उत्तर क्षेत्र के लिए बनाई गई विद्युत वितरण सुदृढ़ीकरण योजना, नेटवर्क मोहरी जल विद्युत परियोजना और राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का लोकार्पण होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल प्रदेश के कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगी। 9 दिसंबर यानी कि कल शुक्रवार की सुबह राष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी यानी कि लावसना जाएंगे। वे वहां प्रशिक्षकों, आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी। प्रशिक्षकों, आईएएस अधिकारियों को संबोधित करने के बाद वे दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। आसनसोल मंडल रेल अंतर्गत मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 5:30 बजे ट्रेन संख्या 13029 से उतरने के क्रम में एक व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। लेकिन स्टेशन परिसर में ड्यूटी पर तैनात एसआईयू मंडल एएसआई बीके पात्रा और आरपीएफ पोस्ट के कांस्टेबल ए हेम्ब्रम ट्रेन की ओर दौड़े और गार्ड को ट्रेन रोकने के लिए सतर्क किया, जिसके बाद ट्रेन जीआरडी ने नियंत्रित किया गया और अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने रेल यात्री को घायल अवस्था में ही ट्रेन की चपेट में आने से पहले प्लेटफॉर्म पर खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई है, जिसका वीडियो आरपीएफ द्वारा जारी किया गया है। जिसके बाद घायल रेल यात्री व्यक्ति को तत्काल उसे आगे के इलाज के लिए आरपीएफ मधुपुर पोस्ट की मदद से रेलवे अस्पताल मधुपुर ले जाया गया और मामले की सूचना उसके परिवार को दे दी गई। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।